नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैकिंग क्विज। यहाँ हमारा मकसद है आपको सिखाना और समझाना। यहाँ पे अब हर वीडियो की शुरुआत होगी एक दिलचस्प एक्सप्लेनेशन से, ताकि आप सिर्फ जवाब ना दे बल्कि सही कॉन्सेप्ट भी गहराई से समझें। और जैसे ही आप समझ जाते हैं, हम आपसे उसी टॉपिक पर सवाल पूछते हैं, जिससे आपकी नॉलेज बने और भी मजबूत। तो तैयार हो जाइए फैक्ट्स और अंडरस्टैंडिंग का कॉम्बिनेशन एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर सवाल में छुपा है एक नया लर्निंग सरप्राइज। तो ये है क्रैकिंग क्विज, जहाँ एक्सप्लेनेशन के बाद शुरू होता है असली चैलेंज। और आज का हमारा टॉपिक है हाल ही में नेपाल में घटने वाले जेन ज़ी रिवॉल्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोचिए, हिमालय की गोद में बसा एक शांत देश नेपाल, जहां पर्यटक आते हैं पहाड़ देखने, शांति खोजने। लेकिन अचानक एक दिन वही देश आग और खून से कांपने लगा। जो बातें कलम से लिखी जानी थीं, आज वो लिखी जा रही हैं सीने पर गोली खाकर। ये हैं वो नेपाली युवा जो चुप रहकर नहीं बल्कि खून से इनकलाब का इतिहास लिख रहे हैं। प्रदर्शन, गोलियां, सरकार का पतन, सब एक साथ। आज नेपाल की धरती पर खून के धब्बे हैं। इसलिए आज कविता नहीं बल्कि एक कठोर सच, एक हकीकत गरज कर उठ रही है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े क्रांतियां हुई, लेकिन नेपाल में जो हुआ उसने इतिहास को नया मोड़ दिया। क्योंकि सिर्फ 36 घंटे के भीतर ही नेपाल की युवा पीढ़ी, जिसे जेन ज़ी कहा जा रहा है, उसने सरकार को जमीन पर गिरा दिया। वो कहावत हम बार बार सुनते हैं, जिधर युवा चलते हैं उधर ही युग चलता है। वो अब नेपाल की सड़कों पर सच होता दिखा। हजारों युवक जब सड़कों पर उतरे, तब केवल सरकार ही नहीं कांपी, पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। जहां नेपाल का युवा सीना ठोककर सेना और सत्ता को चुनौती दे रहा है, जहां नेपाल का स्कूली बच्चा सिर में गोली खा रहा है, जहां आम लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के सामने कह रहे हैं हम चुप नहीं रहेंगे। 13 से 28 साल के युवाओं ने ऐसी ताकत दिखाई कि प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गए। मंत्रियों के घरों में आग लगाई गई, संसद भवन जलने लगा, होटल खाक हो गए, पैसा हवा में उड़ गया। ये कोई साधारण आंदोलन नहीं था, ये था एक डिजिटल तूफान, जिसने बिना किसी नेता के नेपाल के 7 प्रांतों और 77 जिलों को आग में झोंक दिया। आपके मन में सवाल जरूर आएगा, इतना बड़ा विस्फोट अचानक क्यों हुआ? आज की रिपोर्ट में हम खोजेंगे नेपाल इस संकट में क्यों डूबा, इसका असर कितना भयावह है और भविष्य में क्या इंतजार कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं घटनाक्रम की शुरुआत से। सब कुछ शुरू हुआ 4 सितंबर 2025 को। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने अचानक घोषणा कर दी 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध। इनमें टिकटॉक को छोड़कर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहां तक कि नेपाल में लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप वाइबर भी शामिल था। कारण बताया गया, वे नेपाल में दफ्तर नहीं खोल रहे, टैक्स नहीं दे रहे। सोचिए, जिससे लोग व्यापार चलाते थे, संवाद करते थे, वही रातों रात बंद कर दिया गया। ये बैन केवल मनोरंजन बंद करना नहीं था, ये नेपाल के युवाओं के लिए उनकी आवाज छीन लेना था। जहां वे सवाल पूछते थे, विरोध जताते थे, अपने सपने बांटते थे, वही मंच उनसे छीन लिया गया। लोग गुस्से में आ गए। 8 सितंबर को हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। पुलिस की गोलियों में कम से कम 19 लोग मारे गए। उसी दिन आग भड़क उठी। काठमांडू से विराटनगर, बीरगंज, लगभग हर शहर में ये गुस्सा फैल गया। कुछ दफ्तरों में आग लगा दी गई, कई नेताओं के घरों में तोड़फोड़ हुई, एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की भी मौत हो गई। सरकार ने जल्दबाजी में 9 सितंबर को प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लोगों का भरोसा टूट चुका था। आखिरकार सेना के दबाव में ओली ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या केवल सोशल मीडिया प्रतिबंध से इतना कुछ हुआ? नहीं, असली कारण कहीं गहरा था। सालों से जमा हुआ गुस्सा, बेरोजगारी, आसमान छूता भ्रष्टाचार देश को निगल रहा था। महंगाई ने आम लोगों की जेब खाली कर दी थी। नेताओं के बच्चे विदेशों में ऐश कर रहे थे, रिजॉर्ट में पार्टियां कर रहे थे। नेपाल में एक सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पीआर सिस्टम। सुनने में अच्छा लगता है, पर असलियत में इसका मतलब है कमजोर गठबंधन सरकारें। सोचिए, सिर्फ 8 साल में 9 सरकारें बदल चुकी थी। स्थायी नीतियां बनाने का कोई मौका ही नहीं मिला। नेपाली कांग्रेस और यूएमएल, इन 2 पुराने दलों पर जनता का भरोसा शून्य हो गया था। नेताओं के बच्चों को बड़े पद मिलते थे, लेकिन आम मेधावी युवा बेरोजगार रहते थे। 2008 में राजशाही खत्म होकर लोकतंत्र आया, लेकिन स्थिरता नहीं आई। एक एक करके कितने नाम आए, प्रचंड,
यानी कि पुष्प कमल दहल कई बार आए कई बार गए। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबूराम भट्टराय, इनकी भी सरकारें नहीं टिक सकी। सुशील कोइराला, शेर बहादुर देवबा अल्पकालीन सत्ता और केपी शर्मा ओली जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, अब देश छोड़कर भाग गए। हर साल लगभग 5 लाख युवा विदेश चले जा रहे हैं। युवक कहते हैं देश में भविष्य नहीं है। इधर महंगाई दर 8.56% है। विदेशी भंडार $12 बिलियन से घटकर $9 बिलियन पर आ गया है। चावल आयात पर सालाना $473 मिलियन खर्च हो रहा है। बैंक डूबे हुए हैं, वे कर्ज में डूबे हैं। मतलब नेपाल में बारूद का ढेर जमा था और उस बारूद में आग लगाई इस प्रतिबंध ने। पर्यटन बुकिंग रद्द हो चुकी है। जो पर्यटन नेपाल की प्रमुख आय है वो लगभग ठप हो गया। रेमिटेंस अभी तक देश को बचा रहा है, लेकिन वो भी तो जनता को विदेश भेजने का ही तरीका है। सीमा व्यापार ठप है। भारत से भेजे गए प्याज, चावल, दवाइयां ट्रक दर ट्रक रुके हैं। यहां तक कि एनएचपीसी जैसी कंपनियों की जल विद्युत परियोजनाएं लटक गई हैं। नेपाल की 1800 किलोमीटर खुली सीमा भारत से जुड़ी है, इसलिए अस्थिरता की लहर किसी भी वक्त भारत में घुस सकती है और इसी बीच पाकिस्तानी या चीनी प्रभाव बढ़ सकता है। फिलहाल सेना कानून व्यवस्था संभाल रही है। लेकिन इस आंदोलन के असली चालक कौन थे जानते हैं? वो थे जेन जी युवा। इस क्रांति के बाद 3 नाम सबसे ज्यादा गूंज रहे हैं। बालेंद्र शाह यानी बालेन शाह, काठमांडू के वर्तमान मेयर, उम्र सिर्फ 35, एक सिविल इंजीनियर से रैपर फिर राजनेता। 2022 में मेयर बने। टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में उनका नाम आया। उनके गाने, उनकी स्पष्टवादी छवि युवाओं को प्रेरित करती है। कहा जाता है कि इस क्रांति में भी उन्होंने पर्दे के पीछे बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए आज युवा कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री बालेन हो। सुमन श्रेष्ठ, पूर्व शिक्षा मंत्री, सांसद, प्रगतिशील सोच और साफ सुथरी छवि के कारण युवाओं में लोकप्रिय। कई लोग मानते हैं वे भी प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं। रवि लामिछाने, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व उप प्रधानमंत्री, हाल ही में जेल में थे लेकिन आंदोलन के दौरान रिहा हुए। उनकी रिहाई के साथ ही युवाओं का जोश बढ़ गया। निर्भीक भ्रष्टाचार विरोधी छवि ने उन्हें नायक बना दिया। सुशीला कार्की, नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, 2016 में पद पर आईं। भ्रष्टाचार विरोधी कड़ा रुख और न्याय के प्रति अटिकता के लिए प्रसिद्ध आज वे प्रधानमंत्री पद की बड़ी दावेदार मानी जा रही हैं। कुलमान खिसिंग, नेपाल बिजली विभाग के पूर्व अधिकारी, 2016 में पद संभालते ही उन्होंने लंबे समय से चली आ रही लोड शेडिंग यानी बिजली संकट लगभग पूरी तरह खत्म कर दी। इसीलिए नेपाल में उन्हें लोड शेडिंग हीरो कहा जाता है। कुशल नेतृत्व, पारदर्शिता और जनहितकारी कदमों के कारण वे भी प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं। लेकिन ये जो क्रांति हुई, इसका दोष किसका है? सिर्फ एक पक्ष का नहीं, ये कई लोगों की विफलता का परिणाम है। क्या केवल ओली सरकार की गलती, उनका प्रतिबंध और अति बल प्रयोग, या पीआर सिस्टम की गलती जो स्थिर सरकार ना बना पाने की विफलता है, या पुराने दलों की गलती जिन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का हल नहीं किया, या विदेशी ताकतों की चाल जो शायद कमजोर नेपाल को अपने खेल में इस्तेमाल कर रही हो? अब सवाल है नेपाल के सामने क्या भविष्य है? क्या सेना सीधे सत्ता संभालेगी? तो क्या सेना पाकिस्तान की तरह शासन करेगी, या केवल सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएगी, या फिर राजशाही वापस आएगी, या बालेन शाह जैसे नए नेता देश का भविष्य बदलेंगे? इसका फैसला समय करेगा। लेकिन एक बात तय है, नेपाल की इस क्रांति को इतिहास याद रखेगा। इस आंदोलन ने साबित कर दिया, नेपाल की नई पीढ़ी खामोश नहीं है, वे सीना तान कर खड़े हैं। उनकी आवाज दुनिया ने सुनी है। जो शुरुआत ऑनलाइन हुई थी, उसका अंत खून और आग से सड़कों पर हुआ। 2025 का ये संकट सिर्फ नेपाल के इतिहास को नहीं, दक्षिण एशिया के भविष्य को भी बदल सकता है। लेकिन सवाल एक ही है, क्या नेपाल फिर से शांत हिमालय का देश बनेगा, या इतिहास उसे और अंधकार की ओर खींच ले जाएगा? तो ये था नेपाल के जेन-ज़ी विद्रोह का पूरा विवरण। अब आइए सवाल देख लेते हैं। Which country faced a sudden Gen Z revolution in 2025? Answer option A, Nepal. What was the main trigger for the 2025 Nepal crisis? Answer
Option B, ban on 26 social media platforms. On which date did the Oli government announce the ban on social media? Answer option C, 4th September 2025. Which popular app was kept out of the ban in Nepal in 2025 by the Oli government? Answer option A, only TikTok. Why did the Nepal government claim to ban social media apps? Answer option B, they were not opening offices and not paying taxes. Who resigned after army pressure during the crisis? Answer option C, KP Sharma Oli. What is the PR system in Nepal? Answer option B, proportional representation. How many governments changed in 8 years under PR system? Answer option C, 9 governments. When did monarchy end in Nepal? Answer option B, 2008. Who is the current mayor of Kathmandu mentioned as a youth leader? Answer option B, Balendra Shah. Which magazine listed Balen Shah in the top 100 influential people? Answer option C, Time magazine. Who is Suman Shrestha? Answer option B, former education minister. Ravi Lamichhane belongs to which party? Answer option A, Rashtriya Swatantra Party. Who was Nepal's first female Chief Justice? Answer option B, Sushila Karki. Who is known as Nepal's load shedding hero? Answer option C, Kulman Ghiseng. How long is the open border between India and Nepal? Answer option C, 1800 km approximately. Who among these leaders fled the country after the crisis? Answer option C, KP Sharma Oli. What is the key factor driving the revolution? Answer option B, Gen Z youth. Which former PM's wife was killed during the protests? Answer option A, Jhalnath Khanal. What was the major revenue source of Nepal badly hit by crisis? Answer option C, tourism. Which factor still supports Nepal's economy despite crisis? Answer option C, remittance. In which year did Sushila Karki become Chief Justice? Answer option C, 2016. KP Sharma Oli belongs to which party in Nepal? Answer option D, Communist Party of Nepal. Who is the current Chief Justice of Nepal? Answer option C, Prakash Man Singh Rawat. What is the capital city of Nepal? Answer option B, Kathmandu. Which is the official currency of Nepal? Answer option B, Nepalese rupee. Friends, if you like this video, then for more knowledgeable quiz videos like this, please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get notified to all of my new videos. Thank you for watching.